नमस्कार। द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर। लेकिन उससे पहले चर्चा सत्य हिंदी की। सत्य हिंदी मित्रों, दोस्तों, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका स्नेह लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता और इस रिश्ते की मजबूती के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप जरूर क्लिक करें ताकि हमारी जो सच का ये जो रिश्ता है, दोस्ती है, वो आगे बढ़े। आप समझते हैं कि इस जमाने में सच सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चर्चा शुरू करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में कोरोना को लेकर। कोरोना का लॉकडाउन 3 कल से शुरू होने वाला है। 4 तारीख के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन शुरू की हैं। कोरोना को लेकर 2 खबर है। एक अच्छी खबर है कि लॉकडाउन को कुछ रियायतें दी गई हैं। थोड़ी सी बुरी खबर है कि उसे 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। एमएचए ने लॉकडाउन को रियायत देने के लिए बहुत सारी अपनी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है। रेड जोन में, ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में। रेड जोन में इस समय भी 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। लेकिन कोरोना को लेकर खबर बहुत अच्छी नहीं है। लगातार जो संक्रमित लोग हैं, पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2000 लोग पड़े हैं इस समय। करीब 33,300 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज हैं और 9,950 लोग ठीक हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है और 1200 से ज्यादा मौत हो गई है। एक और अच्छी खबर है कि भारत जो है लगातार लड़ाई लड़ने में तैयारी से लगा हुआ है। देश की 107 कंपनियों ने 1,87,000 पीपीई किट तैयार किए हैं, जो हम इससे पहले इंपोर्ट कर रहे थे। देश की राज्य सरकारें जो है वो लगातार अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक मुश्किल भी लग रही है कि लॉकडाउन शुरू करने पर जहां सभी सरकारें एक साथ थीं, आज उसे विड्रॉ करने में कुछ एक फियर साइकोसिस है, वो दिखाई दे रहा है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई चीफ मिनिस्टर या केंद्र सरकार अभी इस पर रियायत नहीं लेना चाहती। इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं। 3 बड़े विद्वान पत्रकार मेरे साथ हैं, मेरे मित्र हैं। आशुतोष हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर हैं। शैलेश हैं, जो बहुत सारे चैनल शुरू किए हैं, बहुत सारे अखबारों को उन्होंने देखा है और उनकी विद्वता की चर्चा बहुत तेजी से होती है। और शीतल जी हैं, जो जमाने से जमीन से पत्रकारिता करते रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आपको समझ आएगा कि इस कार्यक्रम में किस तरह से एक ईमानदार चर्चा परिचर्चा होती है। सबसे पहले आशुतोष, आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने 2 हफ्ते के लिए 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है और कुछ रियायतें भी दी गई हैं। लेकिन आप इसके विरोधी रहते हैं रियायतों को लेकर और आपको अब भी लग रहा है कि कुछ और कड़ाई होनी चाहिए। ऐसा लगता है आपको? देखिए, मेरा अपना ये मानना यह है कि जिस तरीके से लॉकडाउन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है और उसके अपने बहुत अहम कारण हैं। पहला कारण यह है कि कोरोना नाम का जो वायरस है, इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। तो जब तक इसका इलाज नहीं है, तब तक इसके फैलने की संभावना या आशंका हमेशा बनी रहेगी। तो उसके मद्देनजर हमको देखना पड़ेगा और उस कोरोना को रोकने का, फैलने से रोकने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है लॉकडाउन या क्वारंटाइन। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। पहली बात तो ये। तो जब आप पूरे देश को ग्रीन जोन में, रेड जोन में और ऑरेंज जोन में जब आप बांट देते हैं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ग्रीन जोन कल रेड जोन में नहीं बदलेगा और रेड जोन कल ऑरेंज जोन में नहीं बदलेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आगरा का। कुछ दिनों पहले यह बात आई थी, जब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हो रहा था, कि देश के सामने आगरा का मॉडल है और आगरा का जो क्वारंटाइन किया गया, लॉकडाउन किया गया, उसको पूरे देश को लागू करना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद ही वहां से खबर आएगी कि वहां के जो मेयर साहब है, उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री से कहा कि अब आप ही हमको बचा सकते हैं, क्योंकि आगरा जो है वुहान बनने वाला है। तो एक टोटली ग्रीन जोन जो है वो पूरी तरीके से रेड जोन में कन्वर्ट हो गया है। भीलवाड़ा का उदाहरण भी आपके सामने है। भीलवाड़ा में सब कुछ ठीक ठाक था। जयपुर में आपने देखा किस तरीके से पूरा वहां पे रेड जोन पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया है। तो दूसरी बात यह है कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि जिस तरीके से आप दफ्तर को खोल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का आना जाना, मिलना बैठना शुरू होगा, वैसे में कौन आदमी कौन सा वायरस लेके कहां तक फैला देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरी बात है कि भारत के बारे में कहा जा रहा है कि जो 60 से 70% जो इसके लक्षण है कोरोना के, वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी लोगों के अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते और अचानक वो पॉजिटिव नजर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जहां आज ग्रीन जोन है, कल वो पूरी तरीके से रेड जोन भी हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में हो सकता है वहां कोरोना का कोई मरीज हो और दिखाई ना पड़े, उसकी वो पकड़ में ना आए।
और चौथी बात यह है कि हर एक्सपर्ट आज की तारीख में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मई के मध्य में या मई के तीसरे से चौथे हफ्ते के बीच में कोरोना पीक करेगा। पीक करने का मतलब क्या है कि वहां पे कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। आप पिछले 24 घंटे का देख लीजिए, 2000 से ज्यादा एक दिन के अंदर संक्रमण वालों की संख्या बढ़ गई, यानी पीक करना शुरू हो रहा है। तो वैसे में अगर आप ढिलाई बरत रहे हैं या अगर आप छूट दे रहे हैं तो कोई बहुत समझदारी का काम मुझे लगता नहीं। जी शैलेश, जिस तरह से आशुतोष सख्त विरोधी दिख रहे हैं, उनका नाराजगी दिखाई दे रही है कि सरकार की रियायतें और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि जान है तो जहान है, फिर कहा कि जान भी और जहान भी, और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि खोलना चाहिए, कुछ रियायतें दी जानी चाहिए ताकि जिंदगी थोड़ी सामान्य हो सके। जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, या जो छोटी इंडस्ट्रीज है, वो शुरू हो सके। आपको, और अभी जिस तरह से सरकार ने जो ट्रेन चालू की है मजदूरों की वापसी, आपको लगता है क्या ये सही कदम नहीं है? विजय जी, मैं विनम्रता पूर्वक आशुतोष जी को भी कहना चाहूंगा कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में काफी हद तक कोरोना को लेकर जो बहुत कम जानकारी है या अधकचरी जानकारी है, हम सब लोग उसके शिकार हैं। दरअसल लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए, और ये एक तरह से लोगों के साथ साजिश है। कोरोना जो है, उस बीमारी से 95% लोगों को कोई जान का खतरा है ही नहीं, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। जिन लोगों को ये बीमारी होगी उनमें से 95% को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, वो घर में जैसे हमारे यहाँ चेचक हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, उस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। पिछले 10 दिनों में मैंने बहुत सारे विशेषज्ञों से बात की, उन लोगों से, उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने घर पे रह करके और अपने आप को ठीक कर लिया। इसमें कोई अलग से इलाज नहीं होता। तो 95% के सामने कोई खतरा नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि जो 5% जिनके सामने खतरा है उनको अस्पताल में लाया जा सकता है। उनमें से कोई 1% या 2% ही है जिनको कि आईसीयू में लाने की जरूरत होती है। तो आईसीयू वाले थोड़े खतरनाक होते हैं। खतरनाक कौन है? जिनकी उम्र ज्यादा है, जो 60 साल से ऊपर के हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। खतरनाक वो है जो जिनको कोई और बीमारी पहले से है, जैसे डायबिटीज है या दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है। ये जो लॉकडाउन होना चाहिए सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए और जिनको किसी और तरह की बीमारी है उनके लिए। बाकी देश को कोरोना हो जाने दीजिए, इससे हर्ड इम्यूनिटी आएगी और जो सारी समस्याएं हैं अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं आप 2 डॉक्टर्स को जिनको मैंने इंटरव्यू किया और इस चैनल पर चलाया, उनका नाम ले रहा हूं, डॉक्टर जयप्रकाश मोलीली और डॉक्टर जैकब जॉन। ये दोनों लोग जो हैं, इन्होंने ये जो हमारा अभी पल्स पोलियो अभियान है इसको चलाया, बड़ी सफलता से चलाया और पोलियो को भारत से खत्म कर दिया। उसके पहले उन्होंने लेप्रोसी के खिलाफ चलाया था और लेप्रोसी को भारत से खत्म कर दिया। ये दोनों इसके पितामह माने जाते हैं। और डॉक्टर मुलीली ने मुझसे कहा कि ये जो लॉकडाउन है उसके जरिए आप कोरोना से छिप रहे हो, आप यू आर ट्राइंग टू हाइड योरसेल्फ। अगर आप कोरोना से छिप रहे हो तो आपको कोरोना नहीं छोड़ने वाला, जैसे ही बाहर निकलोगे वो पकड़ेगा। तो जब पकड़ेगा तो फिर आपके सामने समस्या आएगी, फिर कोई रोक पाएगा। यंग जनरेशन है उनको कोरोना का संक्रमण 80% लोगों को तो एसिम्टोमेटिक होंगे, यानी उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना का संक्रमण हुआ था। सिर्फ 20% लोगों को पता चलता है। 20% में से 95% को जीवन का खतरा नहीं है, और जो 5% है सिर्फ उनको अस्पताल तक जाने की जरूरत पड़ सकती है। उनमें से भी 2% ही आईसीयू में जाते हैं। तो ये जो है भेड़ चाल की तरह उठा के क्वारंटीन सेंटर बना दिया है, मूर्खतापूर्ण है। ये शुरू में जरूरत थी लॉकडाउन की, सिर्फ इसलिए जरूरत थी कि सरकार तैयारी कर सके। तो इसमें संकट सिर्फ इतना है कि एक साथ बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ अस्पतालों में आ जाएगी तो क्या करेंगे। जरूरत इस बात की थी कि एजुकेट करो लोगों को, उनको बताओ कि कोरोना से डरो नहीं, लड़ो। ये नहीं करके सारी सरकारें जुटी हुई हैं, गलत एडवाइस पे जुटी हुई हैं, और इस तरह से कोरोना खत्म नहीं होगा। जी शीतल जी, बड़े 2 अपोजिट
पोल्स पर आपको व्यूज मिले हैं, दोनों बड़े विद्वान लोग हैं। आशुतोष सख्त समर्थक है लॉकडाउन के और शैलेश जी इस बात के सपोर्ट कर रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, और हाइप है उनके हिसाब से, और जरूरत भी नहीं है। आपको मैं मानता हूं कि चाहे वो दिल्ली के दंगे हो या कोरोना हो, आपको कोरोना वॉरियर्स के तौर पे जर्नलिस्ट मैं मानता हूं जो जमीन से जुड़े रहते हैं और लगातार करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आप इन दोनों के बीच में कहीं चलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें एक तो ये तथ्य है कि अगर 60 वर्ष तो नहीं, लेकिन अगर 50 वर्ष तक के लोगों के लिए आप कोरोना से आमना सामना करने के लिए छोड़ दें तो जो कैजुअलिटी नेचुरल है उनके अलावा नई कैजुअलिटी नहीं होगी। ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि 50 साल से कम उम्र के लोग अगर उत्पादन के कामों के लिए छोड़े जाते हैं तो वो कोरोना का भी सामना कर लेंगे और उत्पादन भी करते रहेंगे। ये सचमुच में 50 साल के बाद या 60 साल के बाद जो भी रखें, वैसे 50 साल रखें तो थोड़ा सेफ रहेगा। इसके बाद वाले लोगों को आप प्रिकॉशन में रखें, उनको एडवाइस करें और उनको जरूरत पड़ने पर अस्पताल में जहां भी इलाज की व्यवस्था वो करें। क्योंकि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक आप एकदम से जो आपने किया है ऐसा करके, चूंकि आपकी आर्थिक हालत ये है नहीं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय मेरे पास एक फोन आया हुआ है, मैं आपके कार्यक्रम के बाद उससे बात करूंगा। एक बस सूरत से 2.5 लाख रुपया चंदा करके मजदूरों ने किराए पे ली और इतनी बड़ी होम मिनिस्ट्री की घोषणा के बाद उसे कल रात 11 बजे से बॉर्डर पे मध्य प्रदेश वाले रोके हुए, कह रहे हैं कि परमिशन कहाँ है। उनके पास परमिट भी है लेकिन अभी उनके पास एमएचए का ऑर्डर बॉर्डर पे नहीं पहुंचा है और रात से वो लोग पानी और उसके लिए मर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ अव्यवस्था की हालत ये है कि एक कान को दूसरे कान का पता नहीं। एमएचए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है, सारे टेलीविजन पे चिल्ला रहा है कि राज्यों के बीच हमने बॉर्डर खोल दिया, परमिट लीजिए, जाइए, रेल चलाइए, बस चलाइए, लेकिन प्रैक्टिकली हालत ये है। आशुतोष जी की जो चिंता है कि मजदूर जो जाएंगे वो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ या लॉकडाउन में जो रियायत मिली है उससे ग्रीन जोन ऑरेंज में और फिर ऑरेंज रेड जोन में बदल जाएगी। नहीं, मैं इसका एक सबूत दे दूं कि करीब करीब 11-12 करोड़ मजदूरों ने ट्राई किया, जिसमें से कम 2-2.25 करोड़ मजदूर पैदल चल के, साइकिलों से और दूसरे चीजों से अपने अपने घर पहुंचे या क्वारंटाइन सेंटर्स में है। अभी तक एक जगह से भी ये रिपोर्ट नहीं है जैसी रिपोर्ट ये एक इसमें मुस्लिम जमावड़े में से आई थी या नांदेड़ में जमावड़े से आई थी। ऐसी एक भी शिकायत नहीं, कहीं 30 या 40 या 50 या 10 मजदूर भी मिले हो जो, क्योंकि ये सब जवान हैं, ये पैदल चल के आ रहे हैं, ताकत अभी ये नौजवान लोग हैं, ये आराम से कोरोना का भी मुकाबला करते हुए चले जा रहे हैं और इनमें केसेस नहीं आए इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद। और ये सब साथ गए हैं, साथ इन्होंने खाना पीना जहां जो मिला है, और आप जितनी भी वल्नरेबिलिटी आप गिन सकते हो सब इन पे शामिल है, और इसके बावजूद वो लगभग स्वस्थ है। अभी तक उनकी जो भी करीब 2-3 दर्जन कैजुअलिटी की सूचना है, लेकिन वो सारी कैजुअलिटीज नॉन कोरोना इश्यूज पे है। जैसे डिहाइड्रेशन से किसी की घर पहुंचने से पहले डेथ हो गई, किसी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, सारी डेथ दूसरे कारणों से है। कोई कोरोना से डेथ उनमें से एक भी रिपोर्टेड नहीं है अभी तक। हो सकता हुई भी हो तो रिपोर्टेड नहीं। जी आशुतोष, आपने एक लंबी सक्सेसफुल ऑनेस्ट पॉलिटिकल पारी खेली है और शैलेश जी जिस तरह से बात की है उसमें उनका इशारा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर है कि वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ये सारा तमाशा इतना बड़ा किए हुए है। आपको लग रहा है? नहीं। देखिए, शैलेश जी की राय से मैं पूरी तरीके से ना इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि ये जो कलेक्टिव विजडम है, जो ग्लोबल कलेक्टिव विजडम, उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी आवाज थोड़ी बुलंद है, लेकिन एक बात को आप ध्यान रखिए कि चीन के वो लोग बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने पूरे वुहान प्रांत को 2 महीने के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन करे सक्सेसफुली उसको किया, या अमेरिका में जिस तरीके से बेवकूफी की गई उसका नतीजा ये कि 50,000 से ज्यादा लोगों की वहां जाने जा चुकी हैं ऑलरेडी, न जाने कितने लोगों की जाने वाली हैं। तीसरी बात क्या है, देखिए एक बात हमको समझना पड़ेगा कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो हमारा है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक भी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए। अगर हम बचा सकते हैं तो बचाएं। शैलेश जी का कहना यह है कि अगर 100 में से अगर 2 आदमी मर रहा है तो उसको मरने दीजिए, बाकी 98 आदमी को जो है वो जस्ट करने दीजिए, मजा करने दीजिए। नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 100 में से सिर्फ 2 लोगों को मैं तो आप फ्रीज कर गए हैं। और दूसरी देखिए, तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये संकट इटली के सामने भी आया था कि वहां क्या करें। जब काफी संक्रमण हो गया तो वहां
एक तर्क ये दिया जाने लगा कि भाई बुजुर्गों को जो है अगर मर रहे तो जो है उनको मरने दीजिए, जो प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल है उसको हम बचा लेते हैं। अब अभी शीतल जी ने भी एक बात कही, मैं आपको बता दूं कि जो ताजा आंकड़े जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए उसके मुताबिक 50% लोग जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना से हिंदुस्तान में, वो 60 साल से कम उम्र के हैं, और जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनका आंकड़ा 9.2% है। तो कोरोना अभी म्यूटेशन की स्थिति में भी आने वाला है। दूसरी बात क्या है कि अगर दुनिया में सब कुछ इतना ही अच्छा, जैसा कि शैलेश जी कह रहे हैं, कोरोना का कोई खतरा नहीं है, सारी सरकारें मूर्खता कर रही हैं, तो फिर छोड़ देना चाहिए। ये सवाल सरकारों पर छोड़ने का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि हमारे देश की सरकार जिसको आज से जनवरी के महीने में कदम उठाने चाहिए उसने कदम नहीं उठाए, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, जिस तरीके से लोगों को एडुकेट करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। अब वो आनन फानन में चूंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी ना आए तो इसलिए वो कभी पूंजीपतियों के दबाव में आकर लॉकडाउन में रिलीफ देने की बात करती है, कभी कोटा के लोग, इस देश के अंदर क्या है कि कोटा में अगर छात्र फंसे हुए तो हमारी बसें चली जाती हैं, लेकिन अगर गरीब मजदूर अगर कहीं भूखों मर रहा है तो उसकी बस को जो है वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। ये दिक्कत हमारे गाड़ियां भी चलवा दी हैं, गाड़ियां भी चलवाई हैं, देखिए मजदूरों के लिए बसें भी चलवाई हैं। कुछ केस तो होते ही हैं इतने बड़े, हो सकता है। और लगता था कि आपको गरीबों की ज्यादा चिंता होगी, मजदूरों की, कि वो मजदूर कैसे काम करेंगे यदि लॉकडाउन खुलेगा नहीं तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। देखिए मैं फिर आपसे कहता हूं कि ये सारे तर्क, ये कभी कभी क्या होता है, गरीबों का तर्क दिया जाता है पूंजीपतियों को, मध्य वर्ग को बहलाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। मेरा कहना है मोदी जी 2014 के बाद से आए, उन्होंने कहा करोड़ों की संख्या में जनधन अकाउंट खुल गए, अगर जनधन अकाउंट खुल गए तो उनके खाते में पैसा क्यों नहीं जा रहा। सरकार कह रही 1,75,000 करोड़ का हमने रिलीफ पैकेज दे दिया, लोगों को दाल मिल रहा, चावल मिल रहा, तो बेचारा गरीब भूखों क्यों मर रहा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस देश को लंबे समय तक सरकारों ने बेवकूफ बनाया है और वो बेवकूफ हम लोग बन रहे हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन को मई के अंत तक पूरी तरीके से लागू करना चाहिए। अगर नहीं लागू करेंगे, आज मेरी बात आप लोगों मान लीजिए, इस देश को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड मैं इसको पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान को लंबा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी हम 20,000 टेस्ट पर डे करने की स्थिति में नहीं है। जो इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिस्ट है उनका कहना है कम से कम 5 लाख अगर टेस्ट पर डे अगर आप कर सकते हैं, जो भारत की आबादी है, तब आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके यहाँ संक्रमण फैल रहा है या नहीं फैल रहा, लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे। जी शीतल जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक्सटेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और ये जो मजदूरों की जो चिंता है कि मजदूर घर पहुंच रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इसकी एक और दूसरी चिंता जो मुझे समझ में आई, बहुत सारे लोगों ने कहा इंडस्ट्री में कि अब वो वापस भी नहीं आएंगे जल्दी तुरंत लौटकर। नहीं, जाहिर है कि अभी शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं। शैलेश जी नहीं, शीतल जी आप बोलो। नहीं देखिए, मजदूरों के लिए तो एक बड़ी अजीब सी समस्या हो गई। एक तो उनको बीमारी से बहुत ज्यादा डराया गया, क्योंकि सूचनाएं जब अगर सही ढंग से नहीं पहुंचती हैं तो वो बहुत दूसरी तरह के आकार ले लेती हैं। तो उसमें उनको ये है कि अगर हमको मरना ही है तो अपने घर चल के मरे, तो वहां से भागे हैं घर। इतना बड़ा माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन इतिहास में कहीं नहीं देखा गया। चीन में जहां ये प्रॉब्लम हुई वहां उन्होंने एक जगह उसको कंटेन कर लिया और बाकी देश वो चलाते रहे। हमारे देश में चूंकि जो भी डिसिप्लिन है व्यवस्था की वो लगभग कोलैप्स है। तो पता चला कि करोड़ों लोग सड़क पे आ गए, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था, या इंतजाम था तो उनको बताने वाला कोई नहीं था कि इंतजाम है, और प्रैक्टिकली तो उनको नहीं मिला। अभी की स्थिति यह है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें करीब 87% लोग ऐसे हैं जो ऐसी किसी परिस्थिति के लिए वल्नरेबल है। उनमें से 47% तो ऐसे हैं जिनके पास 2 दिन का भी अपने पास कोई बचत नहीं है कि वो 2 दिन अपना खर्चा चला सके, उनको रोज कमाना रोज खाना है। और इसके बाद 47 से 87% के बीच जो लोग थे उनके पास 15-20 दिन का 25 दिन का कुछ बचत थी, जो इस दौरान वो साफ हो गई है। अब उन तक सरकारी जो 500-1000 रुपए की इस तरह की छोटी मोटी टिटबिट्स है, वो भी जिनका रिकॉर्ड होगा, जिनका खाता होगा, जो रिकॉर्ड पे होंगे उनको मिलेगा, और फिर उसमें तमाम पेच है। अभी तक तो 10% भी दलहन नहीं पहुंचा पाई है ये सरकार। ये एक्सेप्टेड सत्य है कि जो अनाउंस किया था उसमें 100 नहीं 1/10% दाल पहुंचा पाई है। तो आप समझिए कि हमारी चीज लोगों तक कहां पहुंच रही है, परफॉर्मेंस का लेवल क्या है।
एमएचए घोषणा करता है और बॉर्डर पे बेचारे अपना चंदा करके मजदूर कर्जा लेके 2.25 लाख रुपए उन्होंने पे किया है बस को, ये मुझे फोन पे बताया, और वो बस आके खड़ी हुई है बॉर्डर पे कल रात से, पानी नहीं है। सुनकर उनको करेगी मदद, मुझे लगता है। शैलेश जी, आप अब भी इस बात पर सहमत हैं कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं एक बहुत साफ बात कर रहा हूं। आशुतोष जी अभी तुलना कर रहे थे अमेरिका से और ब्रिटेन से। एक बात समझ लीजिए, ये बहुत एस्टेब्लिश फैक्ट है, और मैं लगातार पिछले 10 दिनों से डॉक्टरों से और स्पेशलिस्ट से बात करता रहा हूं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जो गर्म देश हैं, वहां पर वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसका इम्पैक्ट कम होता है, और जो कोल्ड है, ठंडे देश हैं, वहां पर जो बैक्टीरिया है उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में क्या भारत से बहुत ज्यादा वहां अफरा तफरी ब्रिटेन की तरह मची हुई है? बांग्लादेश में क्या स्थिति है? पाकिस्तान तो अपनी मस्जिदों को बंद नहीं कर पाया। उसके बाद नेपाल की क्या स्थिति है? श्रीलंका की क्या स्थिति है? ये सब सेफ देश हैं। भारत में 65% आबादी 35 साल तक के लोगों की है, कोई खतरा नहीं है। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि कोरोना से मौत नहीं होगी। जो खतरे में है वो थोड़े से लोग हैं। जो अमेरिका की बात और यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में जो फ्लू है उससे हर साल 5 लाख लोग मरते हैं, 5 लाख। तो ये फ्लू जो है वो भी वायरल है। वहां जो है टीबी से नहीं मरते, भारत में टीबी से मरते हैं। तो भारत में जो मौतें होती हैं वो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। इसलिए जो पश्चिम में हो रहा है वो भारत में, या जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये जापान में भी नहीं हो रहा। ये सब इसीलिए जो ये है। और जिस चीन की बात कर रहे हो, अगेन वो ठंडा है। चीन में बीजिंग तक में एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूं कि जो सरकारें फैसला कर रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ अपने स्तर पर नहीं कर रहे हैं। वो जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और जो मेडिकल एडवाइजर्स हैं, उनके आधार पर ही फैसला किया जा रहा है ना। वही एडवाइजर्स है जिन्होंने 150 रुपए का किट 600 रुपए में खरीदने के लिए एडवाइस दिया था। और ये 150 और 600 के बीच का मार्जिन कहां जा रहा है, जरा आप इसको समझ लीजिए। तो कोरोना भी जो है वो कमाई का एक जरिया बन गया है। 150 रुपए में चीन बेच रहा है उसको। इंपोर्टर ने यहाँ पर, ये हाईकोर्ट में आया हुआ फैक्ट बता रहा हूं, जो रैपिड टेस्ट किट है उसको चीन ने 150 में बेचा, जो इंपोर्टर है उसने 220 रुपए में बेचा, और जो उसके बाद जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसने 600 रुपए में हमारा जो भारत सरकार है उसको सप्लाई किया, और 400 रुपए में तमिलनाडु सरकार को सप्लाई कर दिया। इसी पे झगड़ा हुआ और ये हाईकोर्ट तक गया। तब हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, जीएसटी के साथ 400 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये इनके लिए कमाई का एक जरिया बन गया है, और इसलिए इस महामारी को ये और फैलाते रहेंगे। असल में कोई खतरा नहीं है। भारत युवा आबादी वाला देश है। जो इन्होंने कहा अमेरिका, वहां पर जो ट्रंप ने एक बात एक्सेप्ट की थी वो सही है कि ओल्ड एज होम, और ये इटली ने भी कहा कि ओल्ड एज होम में जो हमको करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, और ज्यादातर मौतें वहां के ओल्ड एज होम में हुई है। इसको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोगों को बिल्कुल खतरा नहीं है। अगर उनको कोई दूसरी बीमारी पहले से है तो वो खतरे में है। और डर भी अपने आप में एक बीमारी है। आप अगर ये सोचने लगे कि कोरोना है, अब मैं मरूंगा ही, तो उससे भी मौत हो सकती है। और एक बात आखिर में, आशुतोष जी हाथ उठा रहे हैं, जरूर बोल लीजिए, लेकिन मैं एक बार और कहूं कि भारत में जो सांप है उनमें से 99% नॉन पॉइजनस है, यानी उनमें विष होता ही नहीं। लेकिन लोग जो है सांप के काटने से ऐसे ही मर जाते हैं। और ये रिसर्च बताता है कि असल में वो दिल का दौरा से मर गए, क्योंकि उनको लग गया कि सांप ने काटा है तो अब जहर चला गया है, अब मैं मर ही जाऊंगा। तो ये है मैं तो शैलेश जी के मैं तो अगर मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप का नंबर होता तो मैं उनको सीधे कहता कि आप शैलेश जी को अपना एडवाइजर नियुक्त कर लीजिए। उसके बाद तो अगला टर्म तो जीत ही जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, पहली बात ये कि मेरा शैलेश जी बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं। मैं आपको बता दूं, देखिए, हमको थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप का उदाहरण लीजिए। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में जो जमीन आसमान का फर्क है आज की तारीख में। जो चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, वहां पे आप देखिए, वहां पर संक्रमण बहुत कम है और डेथ फिगर तो बहुत ही कम है। डेथ फिगर बहुत ज्यादा कम। उसका कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन को बहुत
संजीदगी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ और बड़ी कड़ाई के साथ उसको लागू किया। पश्चिमी के देशों ने कहा कि हमारे पास तो बड़ी सुविधा, हमारा कोरोना क्या कर लेगा, और उसके बाद कोरोना का हालत आप देख लीजिए। मेरा कहना यह है कि अगर शैलेश जी की बातों में इतनी सच्चाई है, इतना दम है, तो चीन जैसे देशों को और साउथ कोरिया जैसे देशों को और बाकी देशों को या दूसरी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये साउथ कोरिया में कोई लॉकडाउन नहीं है, न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। साउथ कोरिया के अंदर इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा क्योंकि साउथ कोरिया ने जिस दिन उनको पहले वहां पे सार्स का एग्जाम्पल था, उन्होंने उस एग्जाम्पल के साथ साथ जैसे ही उनका पहला कोरोना का मरीज आया, उन्होंने बल्क में चीजें प्रोड्यूस की, टेस्टिंग उन्होंने की, सारे जो प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को लागू किया। और उस प्रोटोकॉल को लागू आप हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। आप इस बात को समझना पड़ेगा हमको। हम हिंदुस्तान में उसको लागू नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इतनी जबरदस्त आबादी है, यहाँ जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है, इसलिए हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन शैलेश जी की अपनी एक राय है, तो ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन स्वीडन ने भी नहीं किया, स्वीडन ने भी नहीं किया। वक्त बचा आप सर, वो लॉकडाउन नहीं किया। मैं तो वो विद्वानों के बीच फंस गया हूँ, कुछ समझा दीजिए मोटी बुद्धि के आदमी को क्या करना है। आप उससे पूछ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि स्वीडन ने भी सेम प्रयोग किया। उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, प्रिकॉशंस लिए, और उनके यहाँ भी जो डेथ टोल वगैरह है वो तुलनात्मक रूप में सारे स्कैंडिनेवियाई देशों जैसी ही है। तो ये इसके अलग अलग उत्तर है, और भारत में एक प्रयोग किया जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, जो शैलेश जी कह रहे हैं उस बात में वैज्ञानिक दम है। जो मलेरियल देश है, मैं उसको इस भाषा में कहूंगा, और जहां बीसीजी का टीका लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ टीबी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस में लगता है, जो फेफड़े की ताकत को बढ़ाने के लिए होता है, उन सब देशों में, वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, लंका में, हमारे इस पूरी बाउंड्री में कहीं उतना नहीं हो रहा है प्रकोप जितना दक्षिण यूरोप के देशों में हुआ है, फ्रांस में, स्पेन में और इटली में हुआ है, और उत्तरी यूरोप में उतना नहीं हुआ है। तो ये इन बातों में भी दम है, इनके भी वैज्ञानिक आधार है, और भारत के पास इसका प्रयोग करने का मौका था। कहीं एक तरफ रहना चाहते हैं, मुझे ये बताइए छोटा सा जी। आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं या अपनी? नहीं, मैं वैज्ञानिक तर्कों के साथ रहना चाहता हूं, और जो शैलेश जी कह रहे हैं उसमें वैज्ञानिक मतलब वो तर्क है, तार्किकता है उसमें, वो वैसी बात नहीं है। कोई आप बात कहना चाह रहे हैं आखिरी बात? मैं विजय जी जो बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर जयप्रकाश बुलेले, ये सत्यहिंदी.com पर ही उनसे बात करके मैंने चलाया। दूसरे जो जैकब जॉन है, ये दोनों पायनियर्स हैं जो वायरल डिजीज होता है, और उसको देश में इसके पहले चेचक को कंट्रोल किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में 1990 के बाद में जो ये दो बीमारियां कंट्रोल में आई है उसको इन्होंने किया। और दोनों खुल के कह रहे हैं कि युवा आबादी है, एजुकेट करो, उनको कहो कि डरो नहीं, फाइट करो, उनको कहो कि क्वारंटाइन घर में कर लो। मैंने 4 डॉक्टरों को इंटरव्यू किया। एक डॉक्टर पति पत्नी बच्चे दोनों साथ रहते थे, उनको इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने तय किया कि बच्चों के साथ टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, घर में खुल करके रहेंगे। और ये कहा, मुझसे बातचीत में भी उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया था कि बच्चों को भी अगर इन्फेक्शन होता है तो हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ है। बच्चा एक बच्चे की उम्र 11, एक की 16 साल की, दोनों बच्चों को उनका कहना है कि या तो नहीं हुआ या एसिम्प्टोमेटिक था, वो जो है ये हुआ, पत्नी को नहीं हुआ। तो इसलिए इस कोरोना का डर पैदा करके ये राहत के नाम पे कमाई हो रही है, टेस्ट किट के नाम पे कमाई हो रही है, पीपीई किट के नाम पे कमाई हो रही है, और लोग जो है बैठे हुए हैं, सबको घर में बंद कर दिया है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो 60 साल से ऊपर का हूँ, मुझे तो आप लगते नहीं है। लॉकडाउन होगा तो 60 के ऊपर का होगा, आप लगते नहीं, लेकिन जो बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे आधा मिनट में आप बात समझा दीजिए। तो उसको आप लूट वाले लोगों के साथ चलना चाहते हैं? शैलेश जी को बता। नहीं, ये बिल्कुल है कि भारत को प्रयोग करना चाहिए था। ये अनफॉर्चुनेट है कि नहीं किया, और इससे हमारे लोगों को उससे ज्यादा तकलीफ हुई जितना शायद इसका बुखार हम लेके उतर जाते उतनी न होती। और हमें अभी इनके माइग्रेंट लेबर्स की कैजुअलिटी के डाटा नहीं मिले हैं, नहीं तो पता लगेगा कि कितने लोगों को हमने इस चक्कर में मार दिया। आशुतोष, आखिरी बात आपसे, आप लूट के लोग नहीं, ये देखिए, मेरा जिंदगी में कभी भी कॉन्स्पिरेसी थियरी में यकीन नहीं रहा है,
और बुरा ना माने, लेकिन समाजवादी और जो साम्यवादी हमारे मित्र हैं वो अक्सर कॉन्स्पिरेसी थियरी में यकीन रखते हैं। मैं तो ये जान के हैरान हूं कि अभी तक शैलेश जी ने जो है वो ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है अमेरिका के कहने पर, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट साजिश है, पूंजीवादी साजिश है। तो खैर वो तो उन्होंने बात नहीं की। मैं तो अपनी बात तो पूरी तरीके से सड़ा हूं। मुझे उसमें मुझे जो कहना है, मैंने साफ तौर पर कहा, ये लॉकडाउन देश के लिए खतरनाक है। लॉकडाउन 100% होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का कि आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया। और हम समझते हैं कि लॉकडाउन बढ़े या रियायतें जो भी मिले उसके बाद इस संकट से हम लोग निकलें। आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। वैसे मैं कहता हूँ इन दिनों आप उनका भी ध्यान रखिए जो शायद आपका ध्यान नहीं रखते हो। खुश रहिए, खुश रखिए और सत्यहिंदी.com देखते रहिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।